माता सरस्वती को प्रणाम और मंच पर विराजमान हमारे सारे गुरुजन, उन सभी को नमस्कार। और आप सभी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो आप सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं ज़्यादातर लोग, तो मेरी यही कामना रहेगी कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बरसे। मैंने कुछ कविता लिखी है, जिसमें एक कविता जो मेरे हृदय के सबसे करीब है वो मैंने लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी का जिस दिन देहांत हुआ था, उनके बिंबों को लेकर। तो कविता कुछ ऐसी है कि है कोई हिम्मत वाला। मैम ने कहा कि श्रृंगार रस से ओतप्रोत हो चुका है, तो मैं वीर रस की ओर ले चलता हूँ मंच को। है कोई हिम्मत वाला, हिंद महासागर के छाती पर फटती जो ज्वाला, विंध्य और अरावली रूपी लटकी है जो गलमाला, कोई नहीं तीनों त्रिभुवन में करके साहस, बने लटकते भारत पर ब्यालों की ब्याला। ब्याल का अर्थ है सर्प, सांप। भारत देश जो है उसको दुश्मनों की कमी नहीं है, ना ही बाहर से और ना ही आंतरिक रूप से, तो उन्हीं को चुनौती देते हुए ये कविता है। न सोचो विध्वंस कराकर बच जाओगे, झूठ बोल के भरी सभा में सच का फल पाओगे, अन्य जन्य को भस्म करने के षड्यंत्रों में स्वयं किसी क्षण तुम ही फंस के रह जाओगे। रोम रोम की संतापे जब उठकर कहीं मिलेंगी, उस भीषण अग्नि से तुम्हारी अंगा अंग जलेंगी, शीत पड़ेगी भारी फिर ना देगा कोई दुशाला, हिंद महासागर की छाती पर फटती जो ज्वाला, हिंद महासागर की छाती पर फटती जो ज्वाला। हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन चारों ओर हैं। मैं एक कविता की बिंब लेना चाहूँगा। किसी कवि ने लिखा था कि अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से रंजित यह स्वतंत्रता, तेज त्याग तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। अब आपके समक्ष उपस्थित मैं सबसे युवा कवि, तो इस एक युवा कवि के मन से निकली हुई देश के दुश्मनों को चेतावनी कि जब तक भारत के अंगों पर गंगा धार बहेगी, मातृभूमि कर्तव्य निभा धरती ये भार सहेगी, उस क्षण तक यदि कोई दृष्टि उठाकर दिखलाएगा, शीश समर में श्वास सहित धड़ से विरक्त हो जाएगा, वास दिवस उसका फिर उस दिन हो जाएगा काला, हिंद महासागर की छाती पर फटती जो ज्वाला, हिंद महासागर की छाती पर फटती जो ज्वाला। आप भारत के युवाओं को श्रृंगार रस में ओतप्रोत समझ के उसे हवा के झोंकों की तरह ना ले कि ये बह जाएंगे, नहीं, ये पवन नहीं जो आज कहीं कल और कहीं हो जाएगा, और वीर की ललकार सुन श्रृंगार में खो जाएगा। 3 दिन सिंधु किनारे बैठे रहे सम्मान में, फिर धीर छोड़ा तीर साधा था यहाँ भगवान ने। जब विश्व युद्धोपरांत थे अधर अपने सिल दिए, जब विश्व युद्धोपरांत थे अधर अपने सिल दिए, उस कठिन घड़ी में खड़े भारत ने जलाए थे दिए, जिस भांति गौरीपति ने मंथन हलाहल था पिया, विश्व के कल्याण हेतु हमने निछावर सब किया, दान दे बलिदान दे उत्थान हमने ही किया, और कहते रह गए अपने जिया तो क्या जिया। हमने चीरकाल से सभी को आश्रय दिया है। हमारे देश भारत में चीरकाल से जितने भी शरणार्थी आए सभी को आश्रय दिया है। तो मानव मानव में भेद न करने का ये इतना बढ़िया उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी उदार भाव से द्रवित होकर एक कवि की कलम से निकला कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की ज्योति जनाब मानवता के दीपक भाले हैं, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, और मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। तो वही दान दे बलिदान दे उत्थान हमने ही किया, और कहते रह गए अपने जिए तो क्या जिया।
पर दृष्टि उठाकर देखो हम ताने हैं अपना भाला, हिंद महासागर की छाती पर पड़ती जो ज्वाला, हिंद महासागर की छाती पर पड़ती जो ज्वाला। आगे मैं इसको कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण देना चाहूँगा। इस समय के 3 सबसे अस्थिर राज्य केरल, बंगाल और कश्मीर, इन तीनों पे मैंने 4-4 लाइन लिखी है, जरा इसे सुनिएगा। तो मैं इस चीज़ से बहुत भावुक भी हूँ और बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ कि देखते ही देखते जो है इन तीनों राज्यों में चमत्कार हो रहा है। तो उस पर यह है कि देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया, देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया। ये बंगाल के लड़के, ये बंगाल के युवा, ये बंगाल के लड़के जो बोस के स्वप्न को परिपूर्ण करते, अखंड भारत, भारती के राज को अक्षुण्ण करते, कैसा टोना चला कि किमकर्ता विमूढ़ हो गए, ऐसे तो राष्ट्र का भी बेड़ा पार हो गया। देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया। कश्मीर के राजनीति ने भी करवट ली है। ये एक ऐसा राज्य है जो सदा से अस्थिर रहा है, राजनीतिक, भौगोलिक, हर तरह से। तो कश्मीर के राजनीति ने भी करवट लिया है। इतने वर्षों तक उग्रवाद का इसने हलाहल पिया है। जो अपने ही पूर्वजों की घटा रहे थे थाती, माँ को माँ कहते फटती थी जिनकी छाती, देखो उन्हें भी माँ भारती से प्यार हो गया। देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया। कश्मीर, इस पे मैं एक और कविता का बिंब लेना चाहूँगा। कश्मीर के लिए किसी ने लिखा था कि रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंदाज दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, और किसने पापी हाथ बढ़ाकर माँ का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आंख खोल के देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है, और भारतीय कहने में शर्माते दूध लजाते लाज ना आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। आखिरी यात्रा मैं समर्पित करूंगा केरल को, कि केरल के तटों के नारियलों में पानी, बहुतेरे हैं इनमें वामपंथी खानदानी। देश विभाजन में इनका क्या गया जो गई चुकाई, माँ के टुकड़े होने पर भी इनको लाज ना आई। उग्रवाद के समर्थकों में भी देखो शांति का आविष्कार हो गया। देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया, देखते ही देखते देश में चमत्कार हो गया। धन्यवाद। समय सीमा है तो इसलिए एक बार फिर आप लोगों की बहुत बहुत अभिनंदन, और सारे गुरुजनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जो भी ये चाहिए मुझसे कहना, वैसे भी जो मेरा वो तुम्हारा ही तो है। अब विवेक कमाता और सत्यम खेती करता। एक बार जब अधिक वर्षा हुई तो उनका सारा घर गिर गया, परंतु किस्मत सही था कि सत्यम की जान बच गई। अगले ही दिन सत्यम ने विवेक को फ़ोन किया और विवेक ने अगले ही दिन पैसा भेजा, और कुछ महीनों के बाद ही घर बनकर तैयार हो गया। कुछ सालों के बाद विवेक ने शादी कर ली और कुछ समय के बाद बच्चे। इसके बाद सत्यम भी शादी कर लेता है और कुछ ही महीने में बच्चे। कुछ महीनों के बाद सत्यम ने कहा, भैया मुझे अब नौकरी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब मेरे भी बच्चे हैं। तो विवेक कहता है तो खेती करना, जो भी चाहिए मैं दूंगा, वैसे भी जो मेरा वो तुम्हारा ही तो है। यह सुनकर कौन सा भाई प्रफुल्लित नहीं होगा, वह सब मस्त चल रहा था। अब कुछ सालों के बाद विवेक ने सत्यम से कहा, भाई पैसे चाहिए था बच्चों को शहर पढ़ाई के लिए। तो विवेक कहता है, इस समय पैसा नहीं है, किंतु तू एक काम कर, मेरे बच्चे और पत्नी को यहीं भेज दे, मैं पैसा का कुछ समय में भेजता हूँ। कुछ दिनों के बाद पैसा तो नहीं आया लेकिन फ़ोन आया। विवेक कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनते ही सत्यम चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है, अब हमारा बंटवारा होगा। वह फ़ोन काट देता है। कुछ समय के बाद फ़ोन आता है। सत्यम कहता है, ठीक है हमारा घर में हिस्सा दे दो। यह सुनते ही विवेक, कैसा घर? वह घर तो मेरे पैसों का है। सत्यम कहता है, आप तो कहते थे ना कि जो मेरा वह तुम्हारा है, फिर क्या हुआ? विवेक चिल्लाते हुए, नहीं जो भी है वह सिर्फ मेरा, और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। यह सुनते ही सत्यम के पैरों की जमीन खिसक गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
वह रोते चिल्लाते पागल हो रहा था, क्योंकि शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी ने अपने को ही सामने से चाकू दिखा कर मारा हो। वह अंदर ही अंदर इतना टूट चुका था कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ सोचता है कि उसे मर जाना चाहिए, इसलिए जहर लेता है। पहले तो वह खुद खाना चाहता है, परंतु सोचा कि अगर कोई और मेरे परिवार को ऐसा धोखा दिया तो वो क्या करेगा। इसलिए वह घर आता है और सभी के लिए खीर बनाता है और खीर में जहर डाल देता है और फिर सभी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने आप को दूसरे के सहारे मत छोड़ना या रहना, क्योंकि आपकी खुशी, आपका भविष्य कहाँ सही है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यह एक विकल्प के साथ दूसरा विकल्प भी लेकर चलिए, क्योंकि यह दुनिया बहुत काबिल है। यह दुनिया दिखाने के लिए उठाती है और उठने के लिए गिराती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैंने सबसे पहले नाम दिया था, सबसे आखिरी में आया, क्योंकि किसी ने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा। लेकिन मैं शपथ लेता हूँ समय का भी ध्यान रखूंगा और सीमा का भी ध्यान रखूंगा। एक बार जोरदार तालियां अपने सम्मान में। मैं समृद्ध मंच से कोई ओछी बात, कोई छिछली बात नहीं कहूँगा। मैं मूलतः तो सब जो भी युवा होता है श्रृंगार का कवि होता है, लेकिन मैं सामाजिक चिंतन पढ़ता हूँ और आप कितना गंभीर होकर सुन सकते हैं, आपकी तालियां बताएंगी। मैं आरंभ करता हूँ। पहला मुक्तक माँ के नाम पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि माँ क्या है। इससे छोटा ये आसमां निकला, इससे छोटा ये आसमां निकला, चोट आई जहाँ वहाँ निकला, चोट आई जहाँ वहाँ निकला। मुझ में पापा थे बराबर फिर भी मेरी जिह्वा से सिर्फ माँ निकला, मेरी जिह्वा से सिर्फ माँ निकला, मेरी जिह्वा। एक छंद, किसी ने अभी तक मन से छंद नहीं पढ़ा, मैं एक घनाक्षरी पढ़ता हूँ, सुनेगा। माँ की परिभाषा मैंने दी, लेकिन अगर पिता की ना दूं तो कुछ अधूरा सा लगेगा, मेरा मन भी आपका मन भी। मैं पिता क्या होता परिभाषा देना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि पुत्र के भविष्य को संभालने में जीवन की सुख सुविधाओं की वो तर्ज भूल जाता है। पिता क्या है कि पुत्र के भविष्य को संभालने में जीवन की सुख सुविधाओं की वो तर्ज भूल जाता है और अपनी कुंवारियों को ब्याहने की फिक्र भूल बाप अपनी हर एक मर्ज भूल जाता है। अपनी कुंवारियों को ब्याहने की फिक्र भूल बाप अपनी हर एक मर्ज भूल जाता है। और पुत्र के विद्यालय की शुल्क देते क्षण बाप कर्ज में नहाया किंतु कर्ज भूल जाता है। और बाप को है दर्द तब महसूस होता जब पुत्र एक पिताजी का फर्ज भूल जाता है, पुत्र एक पिताजी का फर्ज भूल जाता है। आप लोग पिता से कितना प्रेम करते हैं, आपकी तालियां बता रही। एक बार अगर पिता से मोहब्बत है तो पिता के लिए पिता वाली तालियां चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। अब मैंने प्रथम वर्ष मेरा है बीए का, मैंने कबीर को जितना पढ़ा समझा उनसे मैं कुछ प्रोत्साहित हुआ, तो मैंने 4 पंक्तियां हुई, सुनिएगा। पाखंड। इतना भी समय व्यर्थ गंवाने नहीं गया, इतना भी समय व्यर्थ गंवाने नहीं गया, सद्भक्ति का अभिनय में दिखाने नहीं गया, सद्भक्ति का अभिनय में दिखाने नहीं गया। जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहे तब तक मंदिर को कभी शीश झुकाने नहीं गया, मंदिर को कभी शीश झुकाने नहीं गया। मैं आखिरी मुक्तक, उसके बाद 1 मिनट का गीत, क्योंकि मैंने समय का भी ध्यान रखना है।
मैं माँ और पिता को लेके, अब जो आप लोग बैठे हैं युवा यहाँ पे सब युवा हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ युवा के नाम करता हूँ कि युवा को कैसा होना चाहिए, कहाँ से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि युवा संघारस पढ़ता, मैं भी संघारस लिखता हूँ, लेकिन मैंने मंच देखा और जो पढ़ना था मैं वो पढ़ रहा हूँ कि किसे कहते हैं अनुशासन, किसे कहते हैं अनुशासन, सुनो ये छंद से सीखो, किसे कहते हैं अनुशासन, सुनो ये छंद से सीखो, अंधेरी रात में चलना चमकते चंद से सीखो, अंधेरी रात में चलना चमकते चंद से सीखो, अधिकतर लोग आकर लड़ खड़ाते हैं जवानी में, अधिकतर लोग आकर लड़ खड़ाते हैं जवानी में, जवानी में चले कैसे विवेकानंद से सीखो, जवानी में चले कैसे विवेकानंद से सीखो। समय का ध्यान रखना क्योंकि मेरे पीछे भी कोई होगा। अगर आपका मन हो तो मैं 1 मिनट का गीत पढ़ सकता हूँ क्या? अगर मन हो तो एक बार तालियां सबकी मेरे गुरुजनों के सम्मान में जानी चाहिए। ऐसी तालियां अपने गुरुजनों के लिए बजाएंगे। एक बार जोरदार चारों गुरुजनों के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा के आगे से पीछे तक, क्योंकि ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, इनकी जिम्मेदारी भी आप लोगों पे है। तो खाली कुर्सियों की भी तालियां आपके जिम्मे हैं। मैं गीत निवेदित करता हूं क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, लखीमपुर खीरी से। मैंने अवधि में बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन मैं यहाँ पे आके बड़ा विस्मय में था कि मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे पास तो अवधि है। लेकिन यहाँ पे आया और काशी विश्वनाथ जी की कृपा रही तो मैंने खिचड़ी में, क्योंकि यहाँ की खिचड़ी, मैंने खिचड़ी में कुछ कहा, उसमें ब्रज भी है, अवधि भी है, भोजपुरी खड़ी हिंदी भी है। मैं पढ़ता हूँ। जो लोग बनारस आते हैं, बनारस क्या चीज़ है अगर आपको लगे तो मैं गीत निवेदित करता हूँ कि बनारस न आइयो, निवेदन करता हूँ कि बनारस ना आइयो। लेकिन इसके पीछे ये मत समझना कि बनारस ना आने को कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ भाव समझिएगा। आपके दिल पे लगे ठक से तो मुझे तालियों आशीर्वाद स्वरूप चाहिए कि बनारस न आइयो, बनारस न आइयो, मोही लेगो तुमको जो तुम पल दुई ठहर जाइयो, बनारस न आइयो, बनारस न आइयो। हाँ, अगर बजाना चाहे तो मेरे साथ बजा सकते हैं कि बनारस न आइयो, बनारस न आइयो, बनारस न आइयो, बनारस न आइयो, पूर्बिया बनारस की लली मोहिले हैं, पूर्बिया बनारस की लली मोहिले हैं, चौड़े चौड़े घाट पतली गली मोहिले हैं, चौड़े चौड़े घाट पतली गली मोहिले हैं, गंगा जी में धुइठो जब तुम, गंगा जी में धुइठो जब तुम डुबकी लगइयो, बनारस नइयो, बनारस नइयो। अगला बंद व्यंजन हींग की कचौड़ी लिट्टी चोखा मोहिले है, हींग की कचौड़ी लिट्टी चोखा मोहिले है, लौंग लाता पान वाला खोखा मोहिले है, लौंग लाता पान वाला खोखा मोहिले है, सुबह ए बनारस में जब, सुबह ए बनारस में जब चखोगे मलइयो, बनारस नाइयो, बनारस नाइयो,
गीत का दूसरा बंद कैसा लगा? एक बार जोरदार तालियां अपने सम्मान में। मैं आखिरी बंद पढ़ के मैं विदा लेता हूं। आखिरी बंद में आपकी तालियां बताएंगी कि मैंने कैसा पढ़ा, और मैं आखिरी बंद पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं। बनारस न आइयो, बनारस न आइयो, तुम्हें मोहिले है दाल मंडी की बजरिया, तुम्हें मोहिले है दाल मंडी की बजरिया, वृंदावन सिला गेलो BHU नगरिया, वृंदावन सिला गेलो BHU नगरिया, ऐसे ही फसौली तोहके, ऐसे ही फसौली तोहके, लौट जान पैयो, बनारस न आइयो, बनारस न। मुझे अचानक बुला लिया ऐसे। मैं सबसे पहले शोबे हिंदी को बहुत 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 मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि इतना कामयाब प्रोग्राम आप लोगों ने कराया है, और आप सबके लिए भाई जोरदार ताली आप लोग खुद ही बजा लीजिए। सच में जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा बच्चों का प्रोग्राम है, बैठना है, सुनना है, क्या हो रहा है देखते हैं। लेकिन भाई जब मैं शुरुआत में ऐसे ही बैठी थी, लेकिन जब मैं इसमें डूबी तो मुझे लगा यार हमारे कॉलेज के बच्चे, क्या हुनर है इनके अंदर, जबरदस्त। सोचा था थोड़ी देर बैठूंगी और चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझसे उठने नहीं बना। ये जो आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छा है। पल्लव, मेरे ख्याल से पल्लव शब्द का अर्थ होता है नई पत्तियां, जो नई कोपल आती हैं। तो ये नई पत्तियां तो भाई बहुत माहिर हैं। क्या हुनर है आप लोगों के अंदर, क्या जज्बात हैं, किस तरह से अपने जज्बात को आप लोग पेश करते हो, ये बहुत काबिल तारीफ है। नहीं, मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ। नहीं, फिर भी तारीफ तो बनती है। तारीफ बनती है उस शोबे को जहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और उस कॉलेज को जहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं। हाँ, तो मेरा ये है कि मेरा इंसान को सही तरीके से चलने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। दिमाग को एक्टिव करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन दिल जो है कहीं मर सा गया है। दिल जो है, वो जज्बात जो है कहीं खो से गए, मर से गए। इसी वजह से सारी परेशानियाँ, उलझन, तनाव, डिप्रेशन सब कुछ है आज के दौर में। तो जज्बात को और दिल को जिंदा रखने का काम लिटरेचर करता है, और ये मैं देख रही हूँ कि किस तरह के जज्बात आप लोगों ने पेश किए हैं, और बहुत अच्छा लगा सुन करके। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अब मैं आप लोगों के आगे क्या कहूँ, शेर व शायरी कविता मेरा मैदान नहीं है, माफ़ कीजिएगा, उर्दू वाली होकर के ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरा मैदान नहीं है। फिर भी आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए कुछ थोड़ा बहुत, ये मेरा नहीं है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, सबकी जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है। अब इसके अपोजिट एक शेर, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है,
बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। बस इसी तरह अपना हौसला कायम रखिए, बरकरार रखिए अपने इस जज्बे को। मैं बस शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपके लिए मैं कुमार विश्वास साहब की 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ कि ये उर्दू बज़्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बज़्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। जवाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवां वाले। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं मौसी घर को आया हूँ। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हिमांशु भारद्वाज, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। आपका स्वागत है इस मंच पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हाँ, समय सीमा का ध्यान रखें। समय ही है जो किसी का इंतजार नहीं करती, तो भाई ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। समय का ध्यान रखें। सर्वप्रथम माता सरस्वती को मेरा नमन एवं यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी श्रोताओं को भी मेरा नमन। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक सामाजिक त्रुटि को लेकर, उसी पर मैंने कविता लिखी है। मैंने इतिहास आधुनिक सबको जोड़कर जो नारियों का हाल है उस पर लिखा है, तो गौर फरमाइएगा। शीर्षक दिया है मैंने, नारी तू अद्भुत है। पर मैम ने कहा था, मैं वहीं से आगे करूँगा कि गर्भ में मृत्यु बेटी की क्या तुम पे शोभा देता है? गर्भ में मृत्यु बेटी की क्या तुम पे शोभा देता है? क्या तुम यह भूल गए तू एक बेटी का ही बेटा है, तू एक बेटी का ही बेटा है। जिसने ना देखा संसार अभी, जिसने ना देखा संसार अभी, तूने उसकी सांसें रोकी है। जिसने ना देखा संसार अभी, तूने उसकी सांसें रोकी है। क्या जिसने ना देखा संसार अभी, क्या तुम उसने जिसने ना देखा संसार अभी, तूने उसकी सांसें रोकी है। जिसने ना देखा संसार अभी, तूने उसकी सांसें रोकी है। क्या सजा होगी उस घोर पाप की, क्या सजा होगी उस घोर पाप की? क्या तुमने यह कभी सोची है? क्या हाथ नहीं कांपे तेरे, क्या हाथ नहीं कांपे तेरे जो तूने यह घिनौना कर्म किया? क्या हाथ नहीं कांपे तेरे, तूने यह घिनौना कर्म किया? लज्जत से बोली होगी माँ तेरी, मैंने किस पापी को जन्म दिया? लज्जत से बोली होगी माँ तेरी, मैंने किस पापी को जन्म दिया? कसूर बता उस बेजुबां की, कसूर बता उस बेजुबां की जिसका तूने कत्ल किया। कसूर बता उस बेजुबां की जिसका तूने कत्ल किया। क्या भूल गए उस दुर्गा को जिसने असुरों का वध किया? क्या भूल गए उस दुर्गा को जिसने असुरों का वध किया? ये दुनिया तू यह भूल रहा कि बेटी तेरा परिचय है। ये दुनिया तू यह भूल रहा कि बेटी तेरा परिचय है। लीला यदि यही चलता रहा तो तेरा अंत भी निश्चय है। लीला यदि यही चलता रहा तो तेरा अंत भी निश्चय है। क्यों खुद के बस्ती में तू खुद से ही आग है लगा रहा? क्यों खुद के बस्ती में तू खुद से ही आग है लगा रहा? खुद छूते हो दामन उसका और चरित्र पर दाग लगा रहा। खुद छूते हो दामन उसका और चरित्र पे दाग लगा रहा। जिस आंचल को खींच कर तूने छुआ स्त्री की काया, जिस आंचल को खींच कर तूने छुआ स्त्री की काया, उसी स्त्री रूपी माँ के आंचल में पाई तूने निर्मल छाया। उसी स्त्री रूपी माँ के आंचल में पाई तूने निर्मल छाया। हुआ न स्थिर अभी तो, हुआ न स्थिर अभी तो हाहाकार मच जाएगा। अब निर्बल स्त्री की रक्षा को खुद ईश्वर आ जाएगा। अब निर्बल स्त्री की रक्षा को खुद ईश्वर आ जाएगा। स्त्री के हिस्से का प्यार और उसकी स्वतंत्रता लौटा दो। स्त्री के हिस्से का प्यार और उसकी स्वतंत्रता लौटा दो। मत छिपने दो प्रतिभा को, बेटी को भी मौका दो। मत छिपने दो प्रतिभा को, बेटी को भी मौका दो। अब ना कोई इसका माली है या खुद ही खुद को सींच रही। जमाना बदल गया है, ठीक है, तो अब ना कोई इसका माली या खुद ही खुद को सींच रही। लाकर पदक ओलंपिक में यह नई लकीर अब खींच रही। पौराणिक काल और इतिहास है नारी शक्ति का परिचय। पौराणिक काल और इतिहास है नारी शक्ति का परिचय।
मत सोचो इनको निर्बल तुम, ला सकती है यह परिलय। अब मैं बात करूंगा राजस्थान की मिट्टी से कि साहस परिचय इनका अद्भुत था राजस्थान की मिट्टी में। साहस परिचय इनका अद्भुत था राजस्थान की मिट्टी में। दामन रक्षा को कूदी थी नारी निर्भय ज्वाला की भट्टी में। जन जन से बस यही पुकार है कि जन जन से है बस यही अनुनय, इस निकृष्ट भाव का अंत करें। जन जन से है बस यही अनुनय, इस निकृष्ट भाव का अंत करें। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारा को बुलंद करें, इस नारा को बुलंद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ऋषभ शंकर सिंह, रजनीश कुमार जायसवाल, एमए के छात्र हैं। आपका स्वागत है मंच पर। रजनीश कुमार जायसवाल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। धन्यवाद प्रियांशु। मैं आप सबके सामने एक विकास गीत सुनाना चाहता हूँ। ये गीत जो है गांवों को समर्पित है। गांव, आज जिन गांवों में पानी, बिजली, शिक्षा नहीं है, उन गांवों के लिए ये गीत मैंने लिखा है और इसको मैंने लयबद्ध करने की कोशिश की है। तो लीजिए, आपके सेवा में ये पेश है ये गीत। और ये बघेली, अवधी बघेली मिश्रित है। तो लीजिए सुनिए। हम सब भारतवासी मिलकर आवा कदम बढ़ाई। हम सब भारतवासी मिलकर आवा कदम बढ़ाई। गांव गांव स्कूल खुलावा, लड़का सब पढ़ावा। गांव गांव स्कूल खुलावा, लड़का सब पढ़ावा। पढ़े लिखे जब लड़का होई है, देश का होई विकास। हम सब भारतवासी मिलकर आवा कदम बढ़ाई। गांव गांव बिजली लगवावा, मोटर बटन दबावा। गांव गांव बिजली लगवावा, मोटर बटन दबावा। जब जब पानी पई है किसनवा, हरियाली फसल उगाई। जब जब पानी पई है किसनवा, हरियाली फसल उगाई। थोड़ई के जोता थोड़ई के बोवा, ऊंचे में यार चढ़ावा। थोड़ई के जोता थोड़ई के बोवा, ऊंचे में यार चढ़ावा। आलू गोभी सब लगावा, मोटर बटन दबावा। हम सब भारतवासी मिलकर आवा कदम बढ़ाई। हम सब भारतवासी मिलकर आवा कदम बढ़ाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखा और मैं बाकियों से भी यही चाहता हूँ कि सीमा का ध्यान रखें, समय सीमा का। अब मैं बुलाना चाहूँगा पंचम सत्र के छात्र हैं शाश्वत कृष्णा, उनको मंच पर। एक बार स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। धन्यवाद प्रियांशु। सर्वप्रथम मैं सर्वव्यापी सद्गुरु सत्ता का स्मरण एक दोहे के माध्यम से करूँगा। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं और इस सभागार में उपस्थित श्रोतागणों का अभिवादन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। यह देश बनाना मिट्टी से, ना ईंट की दीवारों से। ये देश बना था इनकलाब के नारों से, शहीदों के बलिदानों से। इस देश की मिट्टी में शामिल रक्त था इंसानी। आज़ादी की पूर्व संध्या देखा सबने एक सपना, सोने की चिड़िया फिर से बने, विकसित भारत में हो घर अपना। पर नींद खुली सब जाग गए, चिड़िया बाघ सब भाग गए।
जिनको सौंपी थी विकसित भारत की सेज, वो नेता ही दीमक बन सेज चाट गए। हर 5 वर्ष में सौदागर आया, सपनों का नया पिटारा लाया। विकसित बनना था जिसको विकासशील का चोला पहनाया। अमेरिका से स्पर्धा थी जिनकी, उनको मंदिर मस्जिद में उलझाया। इनकलाब जिंदाबाद कहकर साथ लड़े जो, उनको आपस में लड़वाया। मुद्दे से भटकाना इनका पेशा है, कहते खुद को जनमानस के नेता हैं। सबका साथ है न सबका विकास है, महंगाई है चरम पर और बेरोजगार निराश है। हर ओर हाहाकार है, युवा किसान बदहाली के शिकार हैं। उद्योगपतियों की सरकार है, बिक गए अखबारों के समाचार हैं। जिनको समझा स्तंभ था वो खोखले मीनार निकले। जनता की चीख दब गई जब लाखों की सूट में वो बार बार निकले। भ्रष्टाचार चरम पर है, देश बदहाल है, आम जनता त्रस्त है, फिर भी अर्थव्यवस्था में उछाल है। ईश्वर जाने ये कैसा विकास है, शासन उद्योगपतियों के पास है। जाने कब ये देश विकसित होगा, शायद फिर एक इनकलाब विजित होगा। जब शासन सत्ता के नशे में मूक बधिर हो सोएगा, हर मासूम भूख से व्याकुल रोएगा, तब शासन तक उसकी चीख सुनाने इनकलाब जिंदाबाद का नारा अंकुरित होगा। फिर सभी घरों में एक भगत सिंह जीवित होगा, फिर सभी घरों में एक भगत सिंह जीवित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा शैलेश विश्वकर्मा, पंचम सत्र के छात्र हैं। गोविंद चौहान का स्वागत है मंच पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोविंद भाई के लिए। चलिए ठीक है, मेरा कविता है इस पे कि जिंदगी क्या है जिंदगी, सुकून छीन लेने वाली, कभी ना समझ में आने वाली। बचपना रोने में, जवानी खोने में, बुढ़ापा सोने में, बचपन की खुशियाँ बुढ़ापे की आह में, जिंदगी बिखरती जा रही है खुशियों की चाह में। कुछ लोग चंद खुशियों के खातिर जवानी बिताते जाते हैं, अंत में वे स्वतः ही पछताते हैं। क्या है जिंदगी? जीवन केवल बिताने को नहीं, मगर उम्र भर पैसा कमाने को नहीं। बचपन निकल जाता है माँ के दुलार से, जवानी निकल जाती है दोस्तों के प्यार से, बुढ़ापा निकल नहीं पाता हमारे चाह से। जिंदगी को समझने बैठो तो उलझने बढ़ने लगती है, भटकाने वाली चीज़ें तो भटकाती रहती हैं। एकाग्र होकर रहो, समस्याएं तो आती रहती हैं। जीवन तुम्हें मिला है तो इसे यूं ना बर्बाद करो, क्या पता कि आगे चलकर कुछ अच्छा काम करो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वतन की रे मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा निशांत अग्निहोत्री, आपका स्वागत है मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं अपनी भ्रष्टाचार के ऊपर एक छोटी सी कविता है, मैं उसे सुनाना चाहूँगा। ज्ञान विज्ञा, ध्यान विज्ञा, कलम विज्ञा, सम्मान विज्ञा, छोटी छोटी सुविधाओं बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के प्रधान बिक गए। पशुओं की क्या कीमत लगाते हो, बिना मूल्य के इंसान बिक गए। चोरों को दोष मत दीजिए जब घर के ही दीवान बिक गए। यही कविता है, उसके साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा MA 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं अभिषेक यादव, उन्हें आप आएँ मंच पे, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए।
आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार राम सर और डॉक्टर विष्णु मौली सर, डॉक्टर अस्मिता मैम और डॉक्टर नीलम मैम, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इतनी देर तक धैर्य बनाए हुए हैं, इसलिए आप सबका भी हार्दिक आभार। एक कविता है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की मैम बात की है, उसी से गांव से ही संबंधित है, उससे जोड़ता हूं आप सबको। कविता का शीर्षक है हंसमुख जवानी। मैं खेतों के मेड़ों से एक दिन निकला, यूं लगता है किसी स्त्री के बाल हों बिखरे। चढ़ा उस पे पाँव फिसले कंधे तक आया, कहीं पे माँ कहीं पत्नी कहीं बच्चों की हरियाली। इन मेड़ों की दास्तानों से उपजी हर जवानी, इन मेड़ों की दास्तानों से उपजी हर जवानी। अब कंधों के सफ़र में घूमता चक्रोट तक आया, अब कंधों के सफ़र में घूमता चक्रोट तक आया। कहीं टेढ़े कहीं फैले कहीं दुबकी मार कर बैठा है, चलते हुए टायर अधिक व्याकुल उतरने को, खेत के चक्रोट से गांव की पगडंडी पे चलने को। गर्दन को मटकते बाल लहरा रही स्त्री, पकती हुई फसल महकता अंदर जी। जरा सा नीचे सरका तो है चिकनी सड़क, गांव के हर एक खेत की उजली परत, गांव के हर एक खेत की उजली परत। गांव से जोड़े शहरों की मर्यादा, दो अलग अलग पिंडों की रसबूंद है ज़्यादा। कहीं चिकने कहीं गड्ढे में पानी आकार बदलता है, गांव की पगडंडी शहर के साथ चलता है, गांव की पगडंडी शहर के साथ चलता है। सिपाही की चौकसी, ब्रेक पैरों पे आना था, खजाना गांव में छोड़ा यहाँ पैरों को सहलाना था। मगर ये बीच में है गांठ शहर देहात का आया, जहाँ चश्मे अधिक है आँख कम, तजुर्बा नकल का पाया, तजुर्बा नकल का पाया। अब है आखिरी पायदान, आखिरी दृश्य, अब है आखिरी पायदान पांचवी काया, अब है आखिरी पायदान पांचवी काया। स्त्री पुरुष का भेद नहीं वन में है आया, बढ़ाना था कदम फसल आलते में है, बढ़ाना था कदम फसल आलते में है। हंसमुख मेरी जवानी अब खतरे में है, हंसमुख मेरी जवानी अब खतरे में है। एक अलग अंदाज की है कि मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है, शीर्षक है कविता का। मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है, चल पड़ता है एकाकी मझधार है, चल पड़ता है एकाकी मझधार है। स्नेहिल शब्दों की बिसात का जाल है, स्नेहिल शब्दों की बिसात का जाल है। हर घाटों पे उमड़े लोगों का प्यार है, मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। संग चलने फिरने फूल उपवनों का श्रृंगार है, उबासे लेते कल छल छल में तकरार है। बनने को संगम चल पड़ता है हर धार है, तट को छोड़ा तो ढेरों बालों का परिवार है। मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है, मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। दिन में चलते सिर का क्या हाल है, दिन में चलते सिर का क्या हाल है। पानी बोझिल बेफिक्री का बस नाम है। अरे कूद रहे हैं मल्लाहों के नन्हे सियार हैं, अरे कूद रहे मल्लाहों के नन्हे सियार हैं। चीर रहा है फाड़ रहा है मन के अंदर एक घाव है, मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। शाम तलक बढ़ते शोरों में हाथों पे एक हाथ है, शाम तलक बढ़ते शोरों पे हाथों पे बस हाथ है। जलने को अतुराते हैं दिया, तेल भरा इस पार है। किसी के मन में छल का पैर इंतजार है, बाहों के बीचों में बाहें समतल कहाँ जलधार है। मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। उड़ रही है चिड़िया पंखों का सुरताल है, उड़ रही है चिड़िया पंखों का सुरताल है। चोंचों के भूख प्यास का अनुमान है, जल रहा है दीपक एक दूजे से प्यार है, जल रहा है दीपक एक दूजे से प्यार है। रेतों में पसीजती नदी की कुछ धार है, मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है, मन घूम घाम कर घाटों का बस नाम है। सोते से सपनों के बीचों की खनखनाहट अब द्वार है,
सोते से सपनों के बीचों की खनखनाहट अब द्वार है। उग रहे हैं तारे, बह रही हवा, नदी में एक नाव है। छूने को अकुलाते चांद लेकिन लंबी एक ढाल है। दाग लिए बहते भर जाए नदी का स्वच्छ परिधान है। मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। मन घूम घाम कर घाटों का बस नाव है। एक छोटी सर एक छोटी सी कविता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग कार्यक्रम के अंदर हैं, सब जिनको सब पसंद करते हैं। शायद ही कोई होगा यहाँ पर बैठा जो बिस्मौली सर को पसंद नहीं करता होगा। तो बिस्मौली सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सर सबसे घुल मिल जाते हैं। तो सर आपका मंच पर स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाती। देखिए, आज पहली बात तो मैं पल्लव मंच की संयोजिका डॉक्टर अस्मिता मैम के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो हमको 2 मिनट का समय दी हैं इस कविता पाठ से छीनकर। रहा सवाल की कविता, जैसे कि अभी मैम ने आप लोगों को सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि लगभग कविता जो आज काव्य पाठ हुआ एक तरफा रहा, एक तरफा यानी प्रेम की तरफ ही रहा। और प्रेम की परिभाषा क्या होती है तुम लोग जानते नहीं। प्रेम करना सबसे कठिन काम होता है और तलवार की धार के चलने के समान होता है। जैसे तुम लोग कह देते हो उस तरह से नहीं हो सकता है। मुझे इस समय याद आ रहा है कबीर की एक दोहा, जो सुझाव के रूप में आप लोगों के लिए है कि पहली बात, अगर बुद्धि का विकास करना है तो सबसे पहले दृष्टि की तरफ जाना होगा। और अगर नहीं बुद्धि का विकास करना है, दृष्टि का मतलब मन, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, मन और माया। माया को मन से दूर किया जा सकता है। माया ही मन को आकृष्ट करती है और मन से ही दृष्टि का विकास होता है और उसी से बुद्धि का विकास होता है। और अगर उसका त्याग कर दिए तभी विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे इस समय याद आ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। कविता ऐसी होनी चाहिए जो किसी के प्रवृत्ति को बदल दे, और खासकर गलत प्रवृत्ति को। और महर्षि वाल्मीकि जी डाकू थे और रत्नाकर डाकू नाम उनका था। हो सकता है आप लोग जानते भी हों, सुने भी हों। तो कविता जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, मैं उसे आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। बहुत पीड़ादायक कविता हो। और जो घनीभूत पीड़ा सी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ऐसी हो कोई कविता महर्षि वाल्मीकि सुनकर जिनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, डाकू से बदल के इनका इतना बड़ा नाम हो गया। ऐसी कविता आप लोगों को लिखना चाहिए। और क्योंकि कविता के माध्यम से कुछ दिन पहले अभी एक कार्यक्रम हुआ था, मैं कहा था साहित्य की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता और संभावनाएं विषय पर। कविता के बदौलत आप लोग अजर और अमर हो सकते हैं दुनिया में। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, कोई ऐसी टेबलेट या कैप्सूल नहीं बना है जिसको आप खा के अमर हो सकते हैं। लेकिन आप हो ना हो, लेकिन आपका नाम और आपकी कविता जरूर अमर हो सकती है। सिर्फ आपका शरीर जाएगा इस धरती से, इस सृष्टि से, लेकिन आपका नाम और आपकी कविता इस सृष्टि जब तक है तब तक वो बनी रहेगी। जैसे सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, रैदास की कविताएं हैं,
उनका नाम और उनकी कविताएं जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। कुछ इस तरह की रचनाएं सृजन कीजिए आप लोग। जिस तरह से सूर तुलसी जैसी कबीर की है, और उनकी प्रासंगिकता आज तक नहीं समाप्त हुई। हर साल राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला हर विश्वविद्यालय में पूरे भारत और उसके इतर भी हो रहा है। और तमाम समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, विषम परिस्थिति है, उस पे भी आप लोग ध्यान आकृष्ट कीजिए। प्रेम तो एकदम बैठे ठालों के लिए है। और हजरत प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास एक है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें अपने एक पात्र से कहलवाते हैं द्विवेदी जी। वो स्त्री पात्र से शायद निपुणिका भट्टनी दूसरे से एक बातचीत के संदर्भ में कहती है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करता है। तो तुम लोगों का प्रेम इसी टाइप का है। तो अरे प्रेम करना हो तो घनानंद की तरह प्रेम करो, जो कि उन्होंने प्रेम में धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। इतना आसान नहीं है जितने आसानी से लिख देते हो, सुना देते हो। इसके लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, उसमें बहुत ढेर सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर कष्ट को जानना हो थोड़ा सा घनानंद को पढ़ लीजिए। और लोक भाषा, जैसा मैम ने कहा था, लोक भाषा की अपनी कविताओं में प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मैं भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, भाषा परिवर्तन में कुछ लोग नवीनता के चक्कर में, भाषा का परिवर्तन में एक कारण है, नवीनता लाने के चक्कर में अपनी कविता में उसका जो शाब्दिक अर्थ है, मूल भाव, उससे हट जाते हैं। मैं पढ़ाते समय जैसे अकुलानी शब्द एक दिन पढ़ा रहा था, अकुलानी शब्द का अर्थ नहीं जान रहे हैं, फुलसत शब्द का अर्थ नहीं जान रहे हैं। कुछ लोक भाषा की जो शब्दों को अपनी कविताओं में लाना चाहिए, तभी उसमें सजीवता और मार्मिकता तभी आ पाएगी। अगर अपनी कविता में सजीवता, मार्मिकता, पीड़ा लाना है तो लोक भाषा का प्रयोग करिए। ऐसा नहीं कि लोक भाषा किसी भी भारतीय भाषा का हो सकता है, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कुछ भी हो सकता है। और कविता में चूंकि मन के द्वारा बहुत दूर तक सोचा जाता है, कवि जो होता है उसकी कल्पना की सीमा हर शक्ति असीमित और अनंत होती है। आप अपनी कल्पनाओं का अपनी दृष्टि से, दृष्टि का मतलब मन से, उसको और विस्तार कर सकते हैं। अगर कविता को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद की कुछ कविता पढ़ लीजिए, कुछ मत पढ़िए, जयशंकर प्रसाद की सिर्फ कमायनी पढ़ लीजिए। कविता लिखने की, सोचने की, समझने की, कल्पना करने की बहुत कुछ समझ विकसित हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है। इसलिए आप लोग कविता लिखने से पहले, ठीक है मंची कविता मनोरंजन के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन अगर कविता को जिंदा रखना है, अपने नाम को जिंदा रखना है, तो वैचारिकी कविता लिखिए, ना कि मंची कविता। क्योंकि मंची कविता, इसी हॉल में ताली बजी, गेट के पास तक पहुंचते पहुंचते उसके प्राण निकल गए। तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए अपने समकक्ष दोस्तों के बीच में है तो वहां सुन लीजिए, सुना लीजिए। लेकिन ये एकेडमिक स्तर पर मैं मंची कविता को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं। मैं पसंद जिसको करता हूं, जिस कवि को नाम बता दिया, जयशंकर प्रसाद, निराला जैसी कुछ कविताओं को। इन कविता लिखने से पहले कुछ एक बच्चे ने कहानी भी सुनाया, तो कोई भी कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, कुछ भी लघु कथा, लघु नाटक लिखने से पहले अध्ययन करना चाहिए। जितने गहन अध्ययन करेंगे उतने दिमाग में शब्दकोश का विस्तार होगा, उतने लोक भाषाएं आएंगी। आप धूमिल को पढ़ लीजिए, मुक्तिबोध ऐसे एक कवि हैं, आत्मलोचक बनना चाहिए। कहते हैं वो आदर्शवादी मन, वो सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी आलोचना करते थे। इस समय हम लोगों के सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राकेश कुमार द्विवेदी सर, आदरणीय राकेश कुमार द्विवेदी सर पधारे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
इन्हें सुनने के लिए तो आप सभी उतारू होंगे, लेकिन उससे पहले दो छात्र हमारे बच्चे, उनको पहले मैं बुला लेता हूं। अगले हैं हमारे बीच रोहित चौधरी। रोहित चौधरी, आपका स्वागत है मंच पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कविता ईश्वर को समर्पित है और यहाँ पे प्रयोग, मैं ये शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इस सृष्टि का आरंभ हूँ मैं, परम पिता परब्रह्म हूँ मैं, उजियारा प्रदान करता जो जग को, उस सूर्य किरण की तरंग हूँ मैं नीलकंठ में महादेव, मैं ही शंकर सर्वव्यापी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ। फूलों का है जो रंग हूँ मैं, नदियों में है जो उमंग हूँ मैं, प्यास बुझाती जो इस जग की, उस मेघ पुष्प की सुगंध हूँ मैं महाकाल में विश्वनाथ, मैं ही भोला कैलाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ। ज्ञात हूँ मैं अज्ञात हूँ मैं, बरसन शीत और ताप हूँ मैं, जीवन देता जो इस जग को, उस प्राण वायु का संचार हूँ कण कण में मैं, जन जन में मैं, घट घट का मैं वासी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ। साकेत का दशरथ लाल हूँ मैं, ब्रिजगाव का नंद गोपाल हूँ आलिंगन में पलती जिसके जगत, उस धरा का वक्ष विशाल हूँ मैं ही सुरेश, मैं ही नरेश, मैं ही बैकुंठ का वासी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ। असीम जो भंडार ज्ञान का, वही वेद चार हूँ मैं, पाप वेदना से मुक्ति और सुखों का सार हूँ मैं, खेलती जिसके आंचल में मैं ही, उस नवसा अनंत पार हूँ मैं ही अयोध्या, मैं ही मथुरा, मैं जगनपुरी और काशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ, मैं अनंत अविनाशी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अगले हमारे बीच हैं शिवांग पाल। शिवांग पाल, आप उपस्थित हैं तो मंच पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमध्याह्न सभी को यहाँ उपस्थित महोदय महोदया छात्रगण। मेरा नाम शिवांग पाल है, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ। आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूँगा जिसका शीर्षक है मृणाल कंठी मयूर। तो मैं राजस्थान में रहा हूँ 4-5 साल और हमारे यहाँ मोर बहुत होते हैं, तो वहीं से कविता आती है कि होने के पहले भोर मचाता है जो शोर, है ये वही सुंदर मोर, घिरने ज्यों ही घिरते घुंघराले घने घन और चमकती चमकीली चबला इस अनंत गगन, हो जाते हैं ये अति प्रफुल्लित तथा लुभा लेते हैं सभी का मन, दिखलाकर अपने नुकीले नयन और बिखराकर अपने सुंदर पखौटे तथा सजाकर ताज अपने मुखौटे। पक्षियों में है ये सबकी शान, सुंदरता में नहीं कोई इससे महान, है इसे खुद पर बहुत अभिमान, कर न सकूंगा मैं कहकर इसकी सुंदरता का बखान। है ये सक्षम बुझाने को सबकी मनमोहक तृष्णा, हो चाहे वो श्वेतवर्णी सरस्वती या पीतांबर कृष्णा। छाते ही निर्मल नीरद नील नभ पर हो जाते हैं ये अति प्रफुल्लित तथा बिखराकर अपने पंख ये सौंदर्यशील, नाचे नीलकंठ जब तक रहे नील निर्मल नभ नवीन नीर। छूते ही वसुधा का वो वसन, ये दिव्य दिवाकर दुर्लभ किरण, हो जाता है इस सौंदर्य का हरण तथा है यही इस नृत्य का अंतिम चरण। समेटकर अपने सुंदर पखौटे तथा सजाकर तान कर अपने सजे हुए मुखौटे, चलते हैं ये यूं बल खाकर अपने दर्शकों का मन बहलाकर। होती है जब मयूरी इनके संग बढ़ जाती है शोभा इनके अंग, होती हैं जब मयूरी इनके संग बढ़ जाती है शोभा इनके अंग, देखकर इनके चलने का ढंग और इनमें समाहित अगण्य रंग, रह जाते हैं सब दंग दंग। कर न सकेगा को इस विभिन्नता वाले विशाल विश्व में इनकी सुंदरता को भंग। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग। यही जुनून, यही मेरा की यही कोशिश है। आइए अब उन्हें आवाज़ देते हैं जो अब तक आप लोगों को आवाज़ दे रहे थे। एक शेर के साथ मैं प्रियांशु प्रियमत का उन्हें आवाज़ देता हूँ कि लपक के जलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। जोरदार तालियों में स्वागत करें प्रियांशु प्रियमत का। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश भाई। भाई बहुत देर से यहाँ पर खड़े थे कि आपको पढ़े बिना जाने नहीं दूंगा, तो आपका
धन्यवाद। कोई भी नहीं जाने देगा। अभी बिस्मौली सर ने बात किया दिनकर जयशंकर प्रसाद की तरह लिखने के लिए, तो उतनी उपलब्धि तो मैं नहीं रखता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपने शब्दों से प्रसन्न कर पाऊं। प्रसंग है, शीर्षक है कविता का अर्जुन की अग्नि परीक्षा, और प्रसंग है युद्ध के प्रथम दिवस का। जब अर्जुन आक्रमण करने से मना कर रहे हैं, लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कविता के प्रारंभ होता है कि युग का यह सूर्य उदित होने को आज अचल पर आया है। युग का यह सूर्य उदित होने को आज अचल पर आया है, श्यामल घन ने भी घुमड़ घुमड़ कर घोर अंधेरा छाया है। वह कौन खड़ा है विश्व पटल पर, नियति का अभियंता है, सारे कर्मों का सृष्टा है या पाप पुण्य का हंता है। जिसके मुख से सागर फूटी नदियों ने पाई अविरलता, लख सूर्य चंद्र नक्षत्र धरा जिसके मुख में उगता ढलता। जो स्वयं सत्य एकाकी है, सारे कर्मों का कर्णधार, जिसके अंतस में मुखरित होता प्रेम द्वेष और जीतहार। जो सकल विश्व का स्वामी है, अरे क्यों काल में एक बन छाया है कौन वीर जिसके हित में वो मार्ग दिखाने आया है। कृष्ण को समर्पित पंक्ति थी। आगे है कि निसी हुई विगत आरंभ हुई, फिर रण कौशल रणधीरों का, यह कुरुक्षेत्र कोई समर नहीं है सौर्य परीक्षण वीरों का। वह सौर्यशील का अधिकारी, जय विजय पराजय करधारी, हर अस्त्र शस्त्र से सज्जित है, फिर दीन बना क्यों धनुर्धारी। बोला प्रभु ने, हे पार्थ सुनो, तुम दीन बने अरे क्यों फिरते हो, अतुलित बल के तुम स्वामी हो, फिर किस चिंता से करते हो। एक चिर चिंतित निश्वास लिए अर्जुन ने सारी बात कही, मुखमंडल आभाहीन किए, निज हृदय कुंज जज्बात कही। अर्जुन कहते हैं कि है आज समर कोई आम नहीं, है आज समर कोई आम नहीं है, थमने को संग्राम नहीं, मन विचलित होता बार बार दुविधा का पारावार नहीं। एक और खड़े हैं भीष्म जिन्होंने पुत्र प्रेम से पाला है, एक और खड़े गुरु द्रोण जिन्होंने हर विपदा में ढाला है। कि एक और खड़े हैं भीष्म जिन्होंने पुत्र प्रेम से पाला है, एक और खड़े गुरु द्रोण जिन्होंने हर विपदा में ढाला है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि माना की पथ का ज्ञान नहीं, सत्ता मद में अभिमानी है, अरे दुर्योधन भी अपना है, लोलुपता वसा ज्ञानी है। दुर्योधन भी तो अपना ही है। फिर कहते हैं कि माधव तुम ही एक बात कहो, कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि तुम ही एक बात कहो, निस्वार्थ सिद्ध कर पाने को, अपने परिजन से लड़ जाऊं ये चंचल सत्ता हथियाने को। गुरुचरणों का वंदन करना है धर्म यही कर्तव्य भी, अरे कैसे दो उन पर बाण साध जिनसे सीखे हो ज्ञान सभी। जिन चरणों का वंदन करना है उन पर अस्त्र उठाऊंगा, सदियों तक कुल कलंक का द्योतक कैसे मैं बन पाऊंगा। माधव मेरे सम्मुख असमंजस की विपदा यह भारी है, बस एक फैसले से निर्धारित मेरी नियति सारी है। जो अपने हैं उनके हित में उनके प्राणों का मान करूं, या सत्ता मद में लिप्त स्वयं अपनों के लहू का पान करूं। जिसके छाया बचपन बीता आभारी हूं उन सालों का, कैसे मैं शीश उतारूं मां गांधारी के उन लालों का। केशव में अस्त्र उठाऊंगा, विकराल समर घर घर होगा, लाशें बिखरेंगी लाशों पर, फिर मानवता जर्जर होगा। आगे कहते हैं कि अर्जुन ने निज मन की दुविधा सुविधा बंधन का सार कहा, अपनों के सम्मुख विवश स्वयं का जीत त्याग कर हार कहा। क्योंकि कविता बहुत लंबी है, मैं बीच की पंक्तियों को काट कर पढ़ता हूं। कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने तुम रखते हो, अपने अपने तुम रखते हो, अपनों की बात निराली है, उसको अपना तुम कहते हो जिसकी मनसा ही काली है। जो 5 ग्राम भी दे न सका, भ्राता का यश भी ले न सका, जो तुम पांडु के पुत्रों को तेरा अधिकार भी दे न सका। द्युत सभा बुलाकर स्वांग रचे मामा शकुनी के अपने हैं, या एक अबला के चीर हरे धृतराष्ट्र पुत्र खल अपने हैं। या अपने हैं वो भीष्म द्रोण, द्युत सभा मौन गहने वाले, अन्याय न्याय का फर्क भूल मुख से न कुछ कहने वाले। अरे अपनों का धर्म नहीं होता, कृष्ण कहते हैं कि अपनों का धर्म नहीं होता चुप रह अन्याय सहन करना, हित अहित स्वार्थ का भान किए अपयश का मुकुट वहन करना। कहने को तो हैं सूरवीर, कहने को तो हैं सूरवीर, शक्ति मद में बनमस्त बड़े, अरे धिक धिक है हर उन वीरों पर जो एक अबला के चीर हरे। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि पांचाली के जो चीर हरे, पांचाली के जो चीर हरे वो नीच अधम व्यभिचारी हैं, और द्युत सभा मौन गहने वाले सब मृत्यु के अधिकारी हैं। फिर कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं
कि ये समरभूमि, ये कुरुक्षेत्र तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। कहते हैं कि अधरों पे क्रंदन का स्पंदन, नभजल अनल नयन भरकर हर विकट समय विकराल सिंधु को पार तुम्हें करना होगा। गर्शीस कटे तो कटे, नियति के साथ तुम्हें लड़ना होगा। अब अंत की पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि फिर भी जिसके हित में अर्जुन तुम व्यर्थ विनय भय करते हो, उसकी सृष्टि बस माया है, उसकी निर्धारित काया है। और जिसकी सृष्टि निर्धारित है उसको तुम कैसे मारोगे? तुम समर भूमि के सैनिक हो, फिर खुद से कैसे हारोगे? फिर कहते हैं कि अब चलो दिखाता हूं तुमको अपने माया का अमिट द्वार, जिसका आदि ना अंत मध्य, जिसमें शक्ति सागर अपार। मुख में ब्रह्मांड समाया है, विकराल अलौकिक काया है भीष्म द्रोण योद्धा अनंत, यह कैसी अद्भुत माया है। अर्जुन के मन का द्वंद्व देख प्रभु ने क्षण भर को मुस्काया, अर्जुन को देकर दिव्य नयन फिर अपने छवि को समझाया। कहते हैं कि मैं वेदों का हूं ओमकार, मैं धर्म मोक्ष का मुख्य द्वार, मैं ही वसुधा का सौरभ हूं, मैं सूर्य चंद्र का तेज प्रखर, मैं मुनियों के तप का प्रसाद, मैं ही नर का जीवन नश्वर। मेरे उर में ब्रह्मा विष्णु हैं महादेव शंकर, मैं सबके उर का वासी हूं, मैं निर्गुण हूं अविनाशी हूं, मैं सारे जगत का सृष्टा हूं पर घटघट में सन्यासी हूं। मैं ही एरावत कामधेनु, मैं ही नरपति में शेषनाग, मैं ही मृत्यु और जीवन भी, मैं ही मानव का दिव्य राग। मैं वेदों का हूं मूल मंत्र, मैं ही नियति का चालक हूं, मैं महाप्रलय का द्योतक हूं, मैं ही वसुधा का पालक हूं। मैं ही चेतनता का प्रसार, मैं मानव के मन का प्रकार, मैं ही रुद्रों में शंकर हूं, मैं ही कालों का हूं प्रहार। मैं ही मर्यादा तीर्थधाम, मैं ही पुरुषोत्तम राम नाम, मैं ही पांडव का अर्जुन हूं, मैं ही छलिया हूं कृष्ण श्याम। मैं सारे जगत का ज्ञाता हूं पर सबसे मैं अनभिज्ञ भी हूं, मुझ में खोकर मुझको जानो, मैं शून्य भी हूं, मैं दिव्य भी हूं। सारे प्रश्नों का तोड़ बता। मोहन का मुख फिर मौन हुआ, अरे घबराया सा जो अब तक था, अब उसका योद्धा कौन हुआ? अर्जुन को तो लगे जैसे पंख लग गया। छलिया से लेकर दिव्य ज्ञान अर्जुन ने बंधन तोड़ दिया, गांडीव उठाकर तीव्र वेग से तीक्ष्ण बाण फिर छोड़ दिया। थे गरज रहे गज अश्वमेघ, सब महारथी सकुचाए थे, अर्जुन का अतुलित शौर्य देख सब निर्निमेष घबराए थे। आरंभ हुआ अध्याय यहीं, युग का इतिहास बनाएगा, श्यामल घन का अवशेष को चल, यह अचल सूर्य मुस्काएगा, यह अचल सूर्य मुस्काएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खामोशी बता रही थी कि आपने मेरी कविता को बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, अच्छे से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू का रंगो नूर का मौसम है ज़िंदगी, यानी गुलों की तरह बहुत कम है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु, काफ़ी अच्छी कविता सुनाई आपने। फिर से मैं आपको संचालन का कार्यभार सौंपता हूँ। आइए। आदरणीय राकेश कुमार द्विवेदी सर को नहीं सुना तो आपको पढ़ना व्यर्थ है। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं मंच पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए द्विवेदी सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। सबसे पहले तो सबसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मैं किसी आवश्यक कार्य से चला गया था, लेकिन वहाँ से भी जल्दी करके मैं चाह रहा था कि आपके इस मजलिस में मैं भी शामिल हूँ और आ ही गया। मुझे उम्मीद है कि यह सभा बहुत अच्छी हुई होगी। आपने बहुत अच्छे विषयों पे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की होंगी। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार राम, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे हिंदी विभाग के फोरम पल्लव मंच के हमारे 3 बहुत युवा सहयोगी, डॉक्टर विश्वमौली जी, डॉक्टर अस्मिता मैडम, डॉक्टर नीलम जी, बहुत अच्छा इस मंच पर जो रचनात्मक क्रियाकलाप हैं वो बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम और अच्छे होंगे। और आप
की अभिव्यक्ति के लिए एक बहुत सुंदर और साहित्यिक मंच देने का उद्देश्य ही जो है पल्लव मंच है। तो इस सभागार में हमारे उर्दू विभाग है, क्योंकि उर्दू के बिना हिंदी भी अधूरी है और हिंदी के बिना उर्दू भी। तो डॉक्टर नाहिद मैडम बैठी हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और आपके प्रोत्साहन के लिए ही मैं एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूँगा। मैंने देखा कि विद्यार्थी बहुत अच्छा लिख रहे हैं पर बहुत अच्छा सुना नहीं पा रहे हैं, जो दो तीन अभी हमने सुना। देखिए, कविता लिखना जितना महत्वपूर्ण है, कविता को सुनाना उससे अधिक महत्वपूर्ण है, और कविता को सुनना शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने मनोयोग से आप कविता की रचना करें, उसे कविता की रचना कोई करता नहीं है, कविता की रचना हो जाती है। तो जितने मनोयोग से आप कविता की रचना करें, उससे दूने मनोयोग से आप उसे सुनाएं, पूरे हाव भाव रस की अभिव्यक्ति के साथ, और उतने ही मनोयोग से सुनना भी चाहिए। क्योंकि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है कि कविता को रचने के लिए जितनी प्रतिभा की ज़रूरत होती है, कविता को सुनने और समझने के लिए उससे कम प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए उन्होंने कार्य इतनी प्रतिभा और भार इतनी प्रतिभा मैंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है। दो तरह की उन्होंने काव्य प्रतिभा बताई है। अगर कार्य इतनी प्रतिभा नहीं है तो आपके अंदर आप कविता का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और भावक या सामाजिक के अंदर या श्रोता के अंदर भाव इतनी प्रतिभा नहीं है तो वह कविता का रसास्वादन भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कविता को यहाँ सुनाया और रसास्वादन किया। अब मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैठ जाओ तुम। अब आप कैसी रचना सुनना चाहते हैं? चलिए, एक मैंने सुना है कि आज बिस्मौली जी बहुत डांटे वाटे हैं कि इश्क मोहब्बत की सारी बहुत नहीं होनी चाहिए, तो मैं सोचता हूं कि इश्क मोहब्बत की ही कुछ बात कर ली जाए। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि किसी ने कहा भी है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। तो जिस दिन मोहब्बत नहीं रहेगी उस दिन ये कायनात नहीं रहेगी, ये दुनिया नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, फिर यहाँ नफ़रत के सिवा कुछ नहीं होगी। इसलिए मोहब्बत ज़रूरी है। और मोहब्बत किस तरह से ज़रूरी है, चलिए सुनाते हैं। मैं मोहब्बत का समंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ, जितना बाहर उतना अंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। तालियां जोर से बजाइए, नहीं तो न बजाइए। तो जो मोहब्बत करता है उसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। जितना बाहर उतना अंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। जो कभी मुझको थाओगे, जो कभी मुझको थाओगे, डूब कर उतरा न पाओगे, डूब कर उतरा न पाओगे। मैं अतल पाताल निर्झर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। जितना बाहर उतना
समंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। लहरों में अरमाम चलते हैं, लहरों में अरमाम चलते हैं, भंवरों में जज्बात पलते हैं। तूफा में कश्ती का मंजर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। जितना बाहर उतना अंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। दामिनी मेरी नशों में है, दामिनी मेरी नशों में है, यामिनी चातक दृगों में है, यामिनी चातक दृगों में है। कामिनी का नयन खंजर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। और इस रचना का अंतिम बंध आपके लिए। मेघ में मेरी सदाएं हैं, सदा कहते हैं आवाज़ को, मेघ में मेरी सदाएं हैं, चांद में मेरी अदाएं हैं। मेघ में मेरी सदाएं हैं, चांद में मेरी अदाएं हैं। मैं क्षितिज विस्तार अंबर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। जितना बाहर उतना अंदर हूँ, मैं मोहब्बत का समंदर हूँ। बस, धन्यवाद। चलिए एक और सुना देता हूँ। सुनाऊं? ये एक सूफी गीत है, उसे सुना रहा हूं, सुनिएगा। और इसके शब्दों पे और इसके दर्शन, जो इसमें जीवन का दर्शन है, वो ध्यान दीजिएगा। जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली, जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। ओ अली ओ अली ओ वली ओ वली ओ वली, जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। तू ही बनाए तू ही मिटाए, हम तो तेरे रोशनी के हैं साए। तू ही बनाए तू ही मिटाए,
हम तो तेरे रोशनी के हैं साए, सारा जहां है ये तेरी खुदाई है, हर तरफ तेरी जलवा नुमाई। नजरें हैं तेरी छली, ओ वली ओ वली ओ वली। मरना भी तेरी गली, तू ही हमारा तू ही सहारा, कश्ती भी तू और तू ही किनारा, तू ही हमारा तू ही सहारा, दरिया भी तू और तू ही किनारा, कश्ती भी तू और पतवार तू भी, ले चल जहां चाहे परवरदिगारा। तेरी रज़ा ही चली, ओ वली ओ वली ओ वली। जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। जन्नत और दोज़ख तुम्ही ने बनाया, नेकी बदी भाव सब में जगाया। जन्नत और दोज़ख तुम्ही ने बनाया, नेकी बदी भाव सब में जगाया। चाहे तू मौला सितारा बना दे, या ज़र्रा बना के हवा में उड़ा दे। चाहे तू मौला सितारा बना दे, या ज़र्रा बना के हवा में उड़ा दे। तू है महादिग्बली, ओ वली ओ वली ओ वली। जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। सांसों की आशा जीवन निराशा, हर पल खड़ी मौत देखे तमाशा। सांसों की आशा जीवन निराशा, हर पल खड़ी मौत देखे तमाशा। दौलत और शोहरत की अंधी डगर है, भीतर तू बैठा किसे ये खबर है। तेरी ही रहमत भली, ओ वली ओ वली ओ वली। जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। और अंतिम बंद है, और इस बंद को मैं विशेष रूप से नाहिद मैडम को अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि इस गीत का जो दार्शनिक भाव है उसे वो बखूबी समझ रही हैं। मिट्टी से तूने ये पुतला बनाया, रूहें अता कर उसे फिर नचाया। मिट्टी से तूने ये पुतला बनाया, रूहें अता कर उसे फिर नचाया। तेरा करिश्मा ये कैसा बड़ा है, खम्भों बिना आसमाए खड़ा है। तेरा करिश्मा ये कैसा बड़ा है, खम्भों बिना आसमाए खड़ा है। तू ही है बाहुबली, ओ वली ओ वली ओ वली। जीना भी तेरी गली, मरना भी तेरी गली। ओ वली ओ वली ओ वली ओ वली ओ वली। जीना भी तेरी गली।
तेरी गली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का आवाज़ सुनने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आमंत्रित करते हैं हमारे विभागाध्यक्ष सर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर राकेश कुमार राम सर को। तो सर आपका मंच पे स्वागत। बढ़िया समय से ख़त्म कर दिए। धन्यवाद प्रियंवद। अभी तक मैं सुन रहा था कि पढ़ा भी कई जगह है कि कविता करना बहुत कठिन काम होता है लेकिन आज मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करना उससे भी कठिन काम है। और अभी बाहर देखिएगा, ये जो हाल है इसको बंद करने के लिए जो जिसकी जिम्मेदारी हाल को बंद करने के लिए है वो चाबी लेकर के टहल रहे हैं। वो हमको बार बार संकेत कर रहे हैं हम कि थोड़ा सा 2 मिनट और रुके रहिए, मुझे संबोधन 2 मिनट का समय दीजिएगा। तो समझ लीजिए कि अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं उनसे समय लिया हूँ कि 2 मिनट और रुक जाइएगा। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापक बंधु मित्रों, नाहिद मैडम और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी और जिन लोगों ने कविता पाठ की, आप सबकी कविताएं निश्चित रूप से बेहतर हैं, अच्छी हैं। और ये आपका जो प्रयास है, आप जो कविता कर रहे हैं, प्रयास में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारे कमियां रहती हैं। और पल्लव फोरम ये जो मंच है हिंदी विभाग द्वारा जो बनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि आप के अंदर की जो प्रतिभा है आप इस मंच के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करें। और हम लोगों का जो उत्तरदायित्व है कि जो खामियां हैं जो उसमें उसको सुधारने के लिए हम लोग इस पर बात करें। जैसा कि बिस्मौली ने बताया कि कुछ कविताएं मंच की दृष्टि से बेहतर हैं और कुछ कविताएं वैचारिक वाली भी हैं जो इससे इतर, इससे बाहर भी जो आपकी पहचान एक मुकम्मल पहचान बनाती है। देखिए, कविता करना बड़ी बात नहीं है और ख़ास करके आज जब छंद मुक्त कविता का दौर चल रहा है, कहीं का ईंट कहीं का पाथर कहते हैं ना, मिला करके आप कविता कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी वैचारिकी, चाहे वह प्रेम की कविता हो, प्रेम सौंदर्य की कविता हो, उसमें कोई सामाजिक चेतना हो, प्रकृति से जुड़ा हुआ। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी कविताएँ सुनाई, खास करके माँ को लेकर के विशाल की कविता है, या फिर उसी तरह देश को लेकर के, देश राष्ट्र प्रेम का जो भाव है वो कविता है। अच्छी कविताएं हैं। आपको ध्यान रखना उसमें बस यही है जो शब्दों का आप चयन कर रहे हैं। मैं कवि नहीं हूँ लेकिन कविता में समझता हूँ, उसमें जो शब्दों का चयन है, चाहे वह लय से युक्त कविता हो या छंदमुक्त कविता हो, शब्दों का चयन आपको बेहतर करना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा पर एक लड़के ने कविता सुनाई, अच्छी कविता उसकी है, लेकिन शब्दों का चयन वो नहीं कर पा रहा था। उसी तरह और भी कविताएं हैं जहाँ पर देशज शब्द भी कुछ लड़कों ने भोजपुरी कविताएं भी सुनाई हैं, लेकिन शब्दों का चयन मैं देख रहा था वो सही नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे शब्द हों, और उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप कवियों को पढ़िए, बहुत सारे कवियों को पढ़िए। आज के जो कवि हैं, पीछे के जो कवि हैं, आप उनको पढ़िए, उनकी कविताओं को पढ़िए। और कविता में जो बिंब विधान है, खासकर जो शब्दों के माध्यम जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, आप उसको देखिए। लघु कविता एक पाठ है, किसी बच्चे ने किया, कहानी है बहुत छोटा, कहानी लघु कविता कहानी कहते हैं, बहुत छोटे संक्षेप में उस पर बात होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक लघु कहानी बहुत संक्षेप की है। एक व्यक्ति है, वो अपने जीवन से तंग है, वो मरने के लिए जा रहा है। रास्ते में जाता है, उसका मित्र मिलता है, कहते भाई बड़े उदास हो, क्या है? कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। कहाँ मरोगे? कहा कि मैं रेलवे लाइन पर कट करके जब ट्रेन आएगी तो मैं वहीं पर मरने जा रहा हूँ। कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मर जाओ, लेकिन ध्यान रखना ट्रेनें दिन भर आती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। तो एक बार तुम पहले ट्रेन से मत कटना, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे ट्रेन आएंगे। एक बार तुम विचार करना अपने को लेकर के, तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको लेकर के। वो जाता है, पहली ट्रेन आती है, वो नहीं कटता है, दूसरा ट्रेन आता है, सोचता है कि आखिर मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अंत में सोचता है कि सिर्फ जीवन मेरा ही नहीं है। एक भाव उसके अंदर जागता है
इसके पीछे और लोगों की जिंदगानियाँ हैं और लोगों की जीवनियाँ हैं, और अंत में वह मरने का जो विचार उसके मन पे आता है उसको त्याग देता है। बहुत संक्षेप में है कथा ये है, इसमें और सारे पात्र हैं, उसमें और सारी चीज़ें संवाद डायलॉग हैं, लेकिन अगर आप इसका भी चयन करते हैं, आप अगर लघु कथा कहानी भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। और ज़रूरी इसके लिए है कि आप खूब सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। कवि बनना चाहते हैं तो कवियों को पढ़िए, कहानीकार बनना चाहते हैं तो कहानीकारों को पढ़िए, उपन्यासकार बनना चाहते हैं तो उपन्यास। समस्या हमारी क्या है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीधे सीधे बड़का कवि हो जाना चाहते हैं, जैसा कि बिस्मौली कहते हैं। तो ज़रूरी है आप पढ़िए। उम्मीद है इसी तरह और सारे आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, आप लोग की सहभागिता इसी तरह बनी रहेगी। हम लोग आगे बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, उसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता होगा, संभाषण प्रतियोगिता होगा, कुछ और भी आयोजन हम लोग करेंगे, आप लोग को सूचना उसकी दी जाएगी। आपकी सहभागिता इस तरह रहे। बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता मैडम को कि उन्होंने इतना बेहतर कार्यक्रम का संयोजन किया। चूँकि ले देकर के पल्लों की संयोजन उन्हीं के जिम्मे है। हमारे सभी विभागीय सहयोगियों के लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। द्विवेदी जी अंत में आ ही गए और कहते हैं द्विवेदी के आए बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य से चले गए थे, लेकिन यही होता है कि जिसको हमको सुनना होता है। और हमको लगता है कि हमारा अध्यक्षता करना भी सफल रहा, इतना बेहतर उन्होंने कविता सुनाई। तो द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नीलम मैडम, नाहिद मैडम ने कुछ अपनी बातें की, बिस्मौली ने बात की, संचालन बहुत बेहतर लड़का कर रहा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इस कार्यक्रम के सबसे अंतिम में मैं बुलाना चाहूँगा विश्वास तिवारी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद प्रियांशु, इस मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए कि हम आकर के आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। आज के इस छात्र मंचोपल्लव में मैं आप सभी उपस्थित आचार्य गणों को नमस्कार करता हूं। विशेषतः कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे श्री प्रोफेसर श्री राकेश कुमार राम सर जी और नीलम मैम, अस्मिता मैम, उर्दू डिपार्टमेंट से नाहिद मैम, बिस्मौली सर, क्या कहने हैं इनके। मतलब इतना अच्छा समझा देते हैं किसी को, कुछ भी वो आदमी भूल नहीं सकता है। तो अब हम तो ठहरे अबोध बालक। कविता में अमरता प्राप्त करने हेतु सर ने जो कहा कि वैचारिक कविताओं को लिखना चाहिए, तो विशेषता निवेदन यही रहेगा कि आगे से गुरुदेव इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग वैचारिक कविताएं ही लिखें। और आप सभी श्रोतागण का भी हृदय से हमारा आभार है। हमारे अनुज, अग्रज, सहृदय बंधु बांधव जिन्होंने भी काव्य पाठ किया है और जिन्होंने काव्य पाठ किया है, हृदय के अंतःकरण से सबका धन्यवाद है। यदि आप सभी नहीं होते, यदि आप सब नहीं होते, सिर्फ हम सुनाने वाले ही होते, आप सब सुनने वाले होते ही नहीं, तो कोई कार्यक्रम का कोई अर्थ रह नहीं जाता, निरर्थक हो जाता। और यदि आचार्य गणों का मार्गदर्शन भी ना होता तो भी यह कार्य जो है निरर्थक ही सिद्ध होता। अब आप सभी को अधिक समय ना लेते हुए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, 4 पंक्तियां हैं सभी के साथ को लेकर के, उन्हीं के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा और आप सभी लोग अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। अभी तो कुछ ही लोग का साथ मिला है, सबका तो मिला नहीं है, धीरे धीरे मिलेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। ये तू शब्द आप किसी व्यक्ति विशेष का ना लीजिए, इसमें समग्र समाहित है, आप सभी समाहित हैं। पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समाप्ति का मैं घोषणा करता हूँ।